दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक सड़कों में गिनी जाने वाली इस सड़क पर सफर करते हुए आज हम पहुंच रहे हैं भारत की सबसे खूबसूरत एंड इंटरेस्टिंग घाटियों में से एक स्पीति वैली। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसी ये कोल्ड डेजर्ट वैली सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। यहाँ है सदियों पुरानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, जहाँ आज भी समय थोड़ा ठहर सा गया है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में से एक, हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे छोटे छोटे गांव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज में शामिल पुल, जो इस घाटी को और भी खास बनाते हैं। स्पीति की खूबसूरती का असली जादू देखने को मिलता है इसकी क्रिस्टल क्लियर लेक्स में। चंद्रताल लेक, जिसे मून लेक भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जिसे जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहिए। इसके नीले पानी में आसमान और पहाड़ों का ऐसा प्रतिबिंब दिखता है जैसे मानो किसी पेंटिंग को हकीकत में बदल दिया गया हो। 10,000 फीट से 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक फैली ये घाटी हर मोड़ पर आपको हैरान कर देती है। कहीं अचानक से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ आते हैं, तो कहीं विशाल बंजर वाले, तो कहीं ऐसे नज़ारे जो आपको महसूस कराएंगे कि आप शायद धरती पर है ही नहीं, किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे चलने के लिए जहाँ रास्ते डेंजरस जरूर है, लेकिन मंजिल उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। स्वागत है स्पीति वैली में, द मिडल लैंड, जहाँ हर मोड़ एक कहानी सुनाता है। मैं पूजा महेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ एक नई जर्नी में, जो होने वाली है डोमेस्टिक। काफ़ी टाइम से मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी, फाइनली अभी पहुँच गई हूँ हिमाचल में, और हिमाचल का स्पीति जो सर्किट है तो पूरा सर्किट कवर करने वाली हूँ। फिलहाल मौसम जो है वो कुछ ऐसा है कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, विजिबिलिटी नहीं है, तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। तो बहुत से लोगों को मानसून में हिल स्टेशन आने में डर लगता है कि सेफ है नहीं है, लेकिन ये ही वो टाइम है जब सबसे परफेक्ट वाइब आती है। मतलब पूरा रास्ता जो होता है, आप मेरे पीछे देखो या फिर आगे देखोगे, पूरा फॉग है और इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ऐसे में जब बिल्कुल धीमा धीमा आप म्यूजिक सुन रहे हो, ये जो वाइब आएगी ना, ये आपको कहीं नहीं आएगी। ऐसे मौसम में चाय पीना तो बनता है बॉस, तो मैंने ले ली 10 रुपए की चाय, बिल्कुल नारकंडा मार्केट के अंदर। यहाँ पे हालांकि बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शन भी है, समोसा वमोसा, लेकिन खाने का मन नहीं क्योंकि ब्रेकफास्ट में होटल से करके आई हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रामपुर। वैसे इतने सारे रामपुर होते हैं ना, मतलब एक हम साथ साथ है, मैं रामपुर पे पूरी मूवी बन गई थी, रामपुर का वासी हूँ मैं। फिलहाल हम जिस रामपुर में पहुँचे हैं ये पड़ता है ऑब्वियसली सांगला के रास्ते में, और यहाँ से बहती है सतलज नदी, वही सतलज जो निकलती है चाइना से, फिर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान पहुँचती है। मौसम का ना कुछ नहीं बोल सकते। अभी पूरा जब सुबह निकले थे तो मस्त वाला फॉग छाया हुआ था, उसके आगे हल्की हल्की बारिश थी, फिर थोड़ा फॉग टला और अभी हल्की हल्की सी धूप भी आने लगी है, मतलब मैजिक लग रहा है। तो ये देखो, बादल ऐसे लग रहा है पहाड़ों के बीच में बस ठहर चुके हैं, कभी भी जाके यहाँ पहुँच के इनको मुट्ठी में भर लेंगे, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऊपर से हो रही है मस्त वाली बारिश, मेरे पीछे देखो क्या सुंदर, मतलब ऐसे लग रहा है बिल्कुल इसके बीच में से जब गाड़ियाँ गुजरती है ना, मज़ा आ जाता है। और पीछे इस साइड पे है बड़ा सा वाटरफॉल, लिटरली मज़ा आ गया। मतलब रोड ट्रिप का यहाँ पे जो मज़ा है ना, औसम है। और अगर बाइक चलानी आती है तो मुझे लगता है बाइक राइड भी कर सकते हो। फाइनली पहुंच गए हैं सांगला, और व्यू देखो यार, लपचिक वाला, मतलब बिल्कुल पटाखा वाला व्यू है। तो ये है अपनी होटल जिसकी तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। आपको दिखाती हूँ होटल का रूम कैसा। तो सांगला में मेरा रूम कैसा दिखाती हूँ। ये जैसे ही हम अंदर आते हैं, डबल बेड है, इस साइड पे ये वॉशरूम है, और इधर की साइड, बाहर की साइड जो है, बाहर की साइड ये है बालकनी,
जहाँ पे चेयर्स लगी हुई आराम से बैठ सकते हैं। अभी हो गए हैं रात के लगभग 8 बजने वाले हैं, 7:45 का समय हो गया है और व्यू कुछ इस तरह से। मैं जा रही हूँ कल्पा, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक गांव है और सर्दियों के टाइम पे पूरी तरह से कट जाता है। पूरी तरह से ऑफ रोडिंग वाला एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब मुझे लगा था 40 किलोमीटर और पुराना रास्ता जैसा था वैसा ही आगे होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से सांगला से आगे जो पूरा रास्ता है वो पूरा ऑफ रोड है, मतलब प्रॉपर रोड्स बनी हुई नहीं है। तो अगर एडवेंचर लवर हो तो मज़ा आ जाएगा। तो जितने भी ऐसे गांव होते हैं ना जो आखिरी गांव बोले जाते हैं, जैसे माना विलेज है बद्रीनाथ से आगे, ये है, ये सब अब टूरिस्ट प्लेसेस बन गए। तो यहाँ जैसे गांव वाला जो कल्चर होता है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट आते हैं तो सारी चीज़ें कमर्शलाइज हो चुकी है। बाहर गए हो कभी यहाँ से घूमने के लिए? कहाँ कहाँ गए हो? शिमला, शिमला दिल्ली दिल्ली गए? जयपुर आए कभी? आप लोग कहाँ से? जयपुर से। अच्छा, जयपुर नहीं गया। नहीं गया? आइए जयपुर मेरे साथ चलिए। अभी कहाँ जाना? आपको बुद्धि हो गया, कहाँ जाना? तो बुढ़ी होगी ना, क्या गाड़ी में बैठना है, चलना है? हम भी तो गाड़ी में बैठ के ही आए। तो ये देखो इस गांव में ना ये प्लेग्राउंड भी बना हुआ है बास्केटबॉल का, मेरे हिसाब से बास्केटबॉल का ही है। और इधर ये छोटे छोटे लकड़ी के घर बने हुए हैं और इधर है ये मंदिर। तो अब मैं गांव में आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। आपने सोचा होगा भाई चश्मा पहन के क्यों घूम रही है, धूप तो है नहीं। एक्चुअली मेरी आंखों में ना इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से एक आंख मेरी पूरी लाल हो गई है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी भी तरह का और कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि ट्रैवल में ये सब इश्यूज़ होते रहते हैं। अभी देखो मेरे पीछे एक और बड़ा ही खूबसूरत सा घर आ गया है। तो गाँवों में देखो ऐसे बढ़िया झरने चलते हैं, बिल्कुल साफ पानी है। इधर नल भी बना हुआ है, इससे भी पानी आ रहा है, टंकियों में भी पानी भरा हुआ है। बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ और उनके बीच में ये खूबसूरत लकड़ी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर। तो हमारे भारत में ना हर कोने, हर गली, हर गांव की एक अलग कहानी होती है। मतलब इतनी कहानियाँ हैं कि पूरा ज़िंदगी कम पड़ जाए ये सारी कहानियों को समझने में। तो फिलहाल जो सांगला की कहानी है वो ऐसी है कि यहाँ पे नाग देवता को पूजा जाता है, और इन्हीं को हिमाचल में, वैसे पूरे हिमाचल में ट्रेंड है कि हर जगह के ना एक लोकल देवता होता है, जैसा मैं बता रही हूँ पूरे वीडियो में। तो लोकल देवता यहाँ के नाग देवता है। ROGHI रोगी करके है ये गांव, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और कल्पा से थोड़ा सा आगे ही है, मतलब कल्पा वाले एरिया में ही समझ लो। भाई ये घर देखो कैसे टिका हुआ है, पूरी नीचे से लकड़ियां लकड़ियां लगाई हुई है और उस पर बस ये घर टिका दिया है। कोई अंदर कुछ करे, ज़्यादा हिले फिले तो टूट ही जाए मुझे लगता है, लेकिन नहीं टूटता। खैर लोग इसी में रह रहे हैं सालों से। तो मैं आज मेरा डे 3 है स्पीति की ट्रिप का, और मैं जा रही हूँ कल्पा से नाको टाबा। पूरा लैंडस्केप चेंज होने वाला है, मेक श्योर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सुहाना, बहुत हसीन ये सफ़र रहने वाला है। तो अभी रास्ते में एक पॉइंट पर रुके हैं, पीछे बह रही है सतलुज नदी, जो कि निकलती है चाइना से, फिर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। मतलब काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी है नदी है, बहुत सारे कंट्रीज़ को कवर करती है, और जिस पॉइंट से निकलती है वो पॉइंट भी हम देखेंगे। फिलहाल लैंडस्केप देखो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। मतलब कल पूरे हरे भरे पहाड़ थे, चारों तरफ हरियाली सी दिख रही थी, अब धीरे धीरे हरियाली जो है वो पीछे छूटती जाएगी और हम पहुँचते जाएंगे दूसरे रीजन में। हालांकि ये स्पीति का ही पूरा सर्किट है जो हम कवर करने वाले हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश ही है, लेकिन फिर भी लैंडस्केप जिस तरह से चेंज होंगे आपको पता चलेगा कि भाई
मतलब बोलते हैं ना भारत विविधता में एकता है भारत की विशेषता, तो यहाँ इतनी विविधताएं हमें देखने को मिलेगी। पूरे मिट्टी के पहाड़ है, ये देखो पूरे ऊंचे ऊंचे मिट्टी के पहाड़ है, ये पूरा आगे तक बढ़ते जाएंगे। हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रास्ता चल रहा है। रोड की कंडीशंस बिल्कुल एक नंबर है, मतलब आप खुद से भी ड्राइव करके जाते हो तो आराम से जा सकते हो, किसी तरह कोई दिक्कत कोई तकलीफ कार से। लेकिन आप चाहो तो इसी ट्रिप को कर सकते हो 2 और तरीक़ों से। पहला है, अगर एडवेंचर लवर हो तो बाइक लेकर आ जाओ, अपनी नहीं किसी ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि अदरवाइज रिस्की हो जाता है। एक अकेली बाइक अगर लेके घूमोगे, पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल पम्प्स नहीं होते हैं रास्ते में, तो इसके लिए ग्रुप रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग खुद पेट्रोल वगैरह अरेंज करके चलते हैं अपने साथ। तो रास्ते में पड़ता है खाप सतलज ब्रिज, जिस पे मैं आ चुकी हूँ। ब्रिज तो बहुत खूबसूरत है ही, साथ ही साथ यहाँ पे होता है 2 नदियों का संगम। सतलज नदी जो पूरे रास्ते में हमारे साथ थी, वो यहाँ पे मिल जाती है स्पीति वाली नदी से, और दोनों का साफ साफ दिख रहा है आपको। एक बिल्कुल मटमेली सी जो हम पूरे रास्ते में देखते हुए आ रहे हैं, सतलुज नदी, और वो दूसरी है स्पीति नदी। दोनों नदियाँ मिलकर और आगे बढ़ रही है यहाँ से। पूरा एक पॉइंट बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ देखो आपको मोस्टली जगहों पे ना ऐसी चट्टानें दिखेंगी, जिनके नीचे लोग ऐसे फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। काफ़ी सही पॉइंट है। मैं अपने साथ में हमेशा नट्स कैरी करती हूँ खाने के। अरे भाई बात रास्ते में ऐसे आपको ना कहीं कहीं पे बिल्कुल हल्के हल्के से हरे भरे ये पेड़ दिखाई देंगे, और जहाँ हरियाली है ना, मज़े की बात ये वहीं छोटे छोटे गाँव बसे हैं। तो अब हम एंटर हो रहे हैं नाकू में। नाकू आज का हमारा एक तरह से पहला पड़ाव है। सो अभी लगभग ये समझ लो 2.5 से 3 घंटे में हम पहुंच चुके हैं नाको, और मैं आपको दिखाती हूँ नाको का व्यू कैसा है। पूरी बंजर धरती के बीच में आपको यहाँ पे ये हरियाली दिखाई देगी। मतलब सामने के पहाड़ देखो, बिल्कुल नंगे वाले जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं वो पहाड़ है, उसके बीच में सिर्फ तो भाई यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है कि आपके बाल तो कंट्रोल नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे भर भर के बाहर आएगी। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो इतना साइलेंस है ना, मतलब ऐसे लगेगा बस आप आंखें भी बंद कर लोगे ना तो मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा। इतनी शांति है यहाँ पे, बिल्कुल कूड़ा करकट, आवाज़, शोर शराबा, टूरिस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत जगह है। तो बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं यार, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि क्या ही है। और पूरे सर्दी के कपड़े पहन के मैं आ गई थी, सर्दी का यहाँ नामो निशान नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है भयंकर वाली। एनीवेज़ सुबह 10 बजे निकले थे, शाम के 4:30 बजे आराम से घूमते फिरते हुए, खाना नहीं खाया, मतलब बीच में लंच ब्रेक नहीं लिया। यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई रेस्टोरेंट या ढाबे या ऐसा कुछ नहीं है। तुमको अपने लद्दाख के पुराने वाले घर दिखाती हूँ, मेरे बिल्कुल सामने ही है। ये देखो छत जो है इसके ऊपर चारों, और मैंने बहुत सारे घर देखे थे, घरों के ऊपर है ना ऐसे घास इन्होंने बिछाई हुई है, सब घरों में जितने भी हैं। और पुराने घर जो होते हैं ना यहाँ पे मिट्टी के होते हैं, मड के। ये देखो दीवार दिख रही तुमको, ये दीवार है, ये दीवार जो है ये इसी की दीवार है।
तो बाहर वाला जो पार्ट है मोनेस्ट्री का वो तो नो डाउट खूबसूरत है ही, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या यूनिक है, क्योंकि ये जो है इस तरह के स्तूप तो हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ यूनिक है जो दिखाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे पूरा मड से यानी मिट्टी से बना हुआ मोनेस्ट्री है, और यहाँ के घर भी जो ट्रेडिशनली बनाए जाते थे वो सारे घर होते थे मड के यानी मिट्टी के घर। तो मेरे पीछे जो है मंदिर बना हुआ है, इतनी शांति है यहाँ पे, मतलब इतनी खूबसूरत इतनी अलग मोनेस्ट्री है यहाँ पे आके। मतलब मोनेस्ट्री का एक भाग जो बिल्कुल नॉर्मल सा है, दूसरा ये मड वाला जो पार्ट है ये बहुत ही बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल है। ये जो छोटे छोटे से हैं ये रूम किचन यहीं पे सब कुछ, मतलब मॉन्क लोग जो होते हैं उनका खाना यहीं पे बनता है। अब देखो अभी अभी बहुत तेज़ धूप थी, मिट्टी उड़ रही थी, और अब अचानक से बारिश होने लगी। तो यहाँ पे मौसम का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई वेदर प्रेडिक्शन यहाँ काम नहीं करता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, सर्दी के कपड़े भी होने चाहिए, गर्मी के भी, बारिश के भी, सब तरह की चीज़ें अपने साथ में कैरी करनी पड़ती है। इतने खूबसूरत ये रास्ते हैं ना कि आपका हर मिनट हर पल मतलब मन करेगा कि बस रुको और फ़ोटोज़ क्लिक कराओ। अभी मेरे सामने देखो क्या गज़ब की हरियाली है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इस पूरे डेजर्ट वाले एरिया में इतनी हरियाली, बीच में पानी, और शेप देखो ऐसे राउंड शेप है, उसके बीच में पूरा हरा भरा है, पहाड़ बिल्कुल ऊंचे ऊंचे। वाह भाई वाह, वाह क्या पहाड़ है, बिल्कुल अलग ऊंचे ऊंचे तीखे तीखे। अब मोनेस्ट्री को फाइनली बिल्कुल पास से देखने का टाइम आ चुका है, चलते हैं। ग्राम पंचायत संगम, कुल जनसंख्या इस पूरे 5 गांव में मिला के 1200 लोग रहते हैं। तो हम जिस गांव में जाने वाले हैं, जो कि आखिरी गांव है, वो लगभग अभी भी 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल छोटे छोटे से गांव होते हैं, मतलब जिसमें 100 लोग 200 लोग इस तरह से पॉपुलेशन होती है। देखो कैसे छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। यहाँ पे घर ना मिट्टी के बनते हैं और बिल्कुल ऐसे बड़े नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे से घर है उनकी। स्पिन वैली बड़ी ही खूबसूरत है, और इस स्पिन वैली के 5 गांव हैं। उसका आखिरी गांव है मुद विलेज, जिसमें मैं अभी आ चुकी हूँ। ये देखो मुद विलेज जो है, यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे पड़ती है भाई जोरदार वाली बर्फ़, और अभी है यहाँ पे पूरी दूर दूर तक हरियाली छाई हुई। और ऊपर वहाँ देख पा रहे हो तो वहाँ बर्फ़ का ग्लेशियर, उधर से बह के आ रहा है झरना, और बीच में ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी मोनेस्ट्री भी यहाँ पे बनी हुई है। तो शाम के बज चुके हैं 5, और मैं फाइनली धूल मिट्टी सबका सामना करते हुए पहुंच गई हूँ काजा होम से। दिखाती हूँ रूम कैसा है। तो सुबह के बजे 10:30 मैं निकल गई हूँ अपने होटल से। धूप बहुत तेज़ है, मतलब मैं घर से ना सारे सर्दी के कपड़े लेके आई थी कि बहुत ठंड पड़ने वाली है। गर्मी के कपड़े तो हार्डली कुछ रखे थे, अब उन्हीं 2-3 कपड़ों को बार बार पहनना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ की जो धूप होती है वो चुभती हुई धूप होती है। अभी अचानक से मतलब पूरा जो लैंडस्केप है वो चेंज हो चुका है। अभी देखो मेरे पीछे पूरे खुले खुले बड़े मैदान है, जहाँ अभी कुछ ही देर पहले, मतलब अभी इस जगह जहाँ मैं पहुँची हूँ, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले ना एक साइड पे बड़े बड़े पहाड़ थे और दूसरी साइड पे नदी वाली जो खाई होती है वो खाई थी। और अब अचानक से देखो दोनों साइड पे आ गए हैं खुले खुले मैदान, हरियाली दिखने लगी। तो यहाँ पे पर हेड के हिसाब से पर्ची कटती है।
66। सर्दियों में ठंड होता है, अभी तो गर्मी है। तो हम आ चुके हैं अब लांगजा की मॉनेस्ट्री में, और यहाँ आने के लिए आपको देनी जो कि होती है नॉर्मल सी 30 रुपीज़ जैसे एंट्री फीसेस होती है टूरिस्ट प्लेस पे। हाँ, 30 रुपीज़ पर पर्सन। अभी आई हूँ मैं इस कैफ़े में जिसका नाम है स्पेसशिप, और इस टाइम पे मोस्टली जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे, पीछे देखो पूरा खाली हो चुका है, सारे लोग जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ इस पूरे रीजन में, स्पीति रीजन में क्या होता है ना, 3 से 4 बजे के बाद में हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती है, थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, और यहाँ जितने भी ट्रिप्स होते हैं ना वो हाफ डे के ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट जहाँ पे हमने लांजा जो विलेज था वो कवर किया था, उससे हम आ चुके हैं 15 से 20 मिनट की दूरी, मतलब ड्राइव लगी है, और पहुँच चुके हैं अब उस प्लेस पे जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट। तो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट है उसी के सामने बना हुआ है म्यूजियम, जो रेड कलर का आर्किटेक्चर है। अंदर चलते हैं तो फिर भी विलेज के पास है। यहाँ से मैंने ये पोस्ट कार्ड लिखा है, यहाँ पे अंदर जो म्यूजियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी किचन, तो यहाँ पे स्पीति की ट्रेडिशनल किचन है वो आपको देखने को मिलती है। हम लोग तो जहाँ पे हमने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट देखा था उससे लगभग 10 से 15 मिनट अगेन हमने ड्राइव किया है, और हम पहुँच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस विलेज है ये, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, और सामने की तरफ हम रेलवे स्टेशन छोटा सा पोस्ट ऑफिस है। वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से मैं पोस्ट कर रही हूँ अपने भाई को एक खत। हालांकि खत का ज़माना नहीं रहा, लेकिन इतने बड़े इतने हाईएस्ट पॉइंट पे आके ना कुरियर करने का और डाक भेजने का अलग ही एक फील होता है, एक वाइब होता है। तो वो है अभी फ़िलहाल सिर्फ 20 रुपये का मैंने ये लिया, और 10 रुपये में यहाँ से पोस्ट हो जाएगा। इतना सस्ता, मतलब सिर्फ 10 रुपये में आप पोस्ट कार्ड पोस्ट कर सकते हो इंडिया में किसी भी कोने पे। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना फ़ोटो खिंचवाओ, और ये जो पीछे है यहाँ से अपना फ़ोटो का प्रिंट निकलवाओ, और उसी प्रिंट को एज पोस्ट किसी के पास भेज सकते हो। सिर्फ 50 रुपये में आपका ये काम, और 10 यानी 60 रुपये में आप अपनी फ़ोटो का पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हो। तो सुबह के बजे हैं 6:30, और कल पूरा काजा एक्सप्लोर नहीं हुआ था, इसलिए आज हम जाने वाले हैं काजा की कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो मेक श्योर बने रहिएगा वीडियो में। तो काजा मेन सिटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, जो मेरे पीछे भी दिख रहा है कि मॉनेस्ट्री। अभी उसके बिल्कुल पास चलते हैं और फिर दिखाती हूँ अंदर क्या है, कैसे दिखती है। तो मॉनेस्ट्री के 2 से 3 पार्ट है, मतलब एक जैसे ही आप ऊपर आते हो आपको सबसे पहले साइड में प्रेयर रूम दिखता है, और सामने की तरफ मंदिर में अंदर जाते हो, बहुत शांत मंदिर है। उसमें जब व्हील को स्पिन करते हो उसके बाद परिक्रमा करते हो, परिक्रमा में आपको बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो पूरा मिट्टी का दिखाई देता है, ऊपर लकड़ी से बना हुआ, मतलब बिल्कुल ओल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इतनी बार टूटने के बावजूद भी। लगभग 5 से 10 मिनट ड्राइव किए और पहुंच चुके हैं इस विलेज में।
इसका स्ट्रक्चर देखो कितना पुराना सा, बिल्कुल मिट्टी और पत्थर का, बिल्कुल पुराने ज़माने का लग रहा है। ये है किब्बर गांव, जो कि एक विलेज है लद्दाख का। मुझे लग रहा है यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है एज़ कम्पेयर टू हमने पुराने जो विलेजेस कवर किए हैं उन सब के कंपैरिजन में इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ घर सारे सेम पैटर्न के हैं, सब वाइट कलर के मिट्टी के बने हुए घर है। ये लिखा है किब्बर। वाह क्या हरियाली है, पूरे पूरे मतलब स्पीति में बहुत कम जगह पे हरियाली देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ हरियाली है वहीं वहीं लोग बसे हुए हैं। बहुत गहरी खाई सी है भाई, अगर ये गिर जाए तो सीधा धम, बचने का स्कोप ही नहीं है। तो भाई बड़ा ही हाइट वाला ब्रिज है, मतलब नीचे देखो तो फट के हाथ में आ जाए, इतनी ज़्यादा हाइट है। मुझे वैसे भी हाइट से ना बहुत डर लगता है, मतलब डर एज इन फोबिया टाइप है। नीचे देखते हुए जैसे लगता है बस गई काम से, तो नीचे मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन बहुत हाइट पर, इतनी हाइट पे मैंने आज तक कोई ब्रिज नहीं देखा है। और कुछ सालों पहले तक शायद ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट था, अभी तो नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन हाँ कुछ सालों पहले तक था, काफ़ी ऊँचा है। जगह जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ ये कोई आम वॉर मेमोरियल नहीं है, ये एक ऐसा वॉर मेमोरियल है जो 1962 की जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, उसके बाद तक काफ़ी टाइम तक जो है इंटरनल इश्यूज चलते रहते हैं। और 1968 में लद्दाख से एक हेलीकॉप्टर बोल दो या प्लेन बोल दो आ रहा था सारे सोल्जर्स को लेकर चंडीगढ़ के लिए। और उस टाइम पे ये जो पीछे ग्लेशियर आपको दिख रहे हैं इन्हीं के बीच में कहीं पे वो क्रैश हो गया, यानी कि जितने भी लोग थे 102 तो थे सोल्जर्स और 5 या 6 क्रू मेंबर थे, सारे लोगों की डेथ हो गई। लेकिन उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये ग्लेशियर के पास पहुंचा जा सके, वहाँ लोगों का पता लगाया जा सके, तो लोग शायद कुछ सालों बाद भूल भी गए। 2000 में सन 2000 में जाकर यहाँ के लोकल लोग जब ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्हें कुछ उंगलियाँ और कुछ हड्डियाँ वगैरह दिखाई दी। तब फिर उन्होंने मतलब आके आर्मी वालों को इन्फॉर्म किया, फिर आर्मी वालों ने अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। फिर हर साल अब तक मतलब 2024 तक, सोचो 1968 से 2024 तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हर साल कुछ डेड बॉडीज़ उनको मिलती है, जिसकी मिलती है उसके हिसाब से वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उनके घर पहुंचाते हैं। और सबसे मतलब ख़तरनाक बात जो है, सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात जो है वो ये है कि डेड बॉडी एज इट इज़ मिलती है, क्योंकि बर्फ़ है तो पूरी तरह से प्रिजर्व रहती है बॉडी। और एक किस्सा अभी हमारे साथ में एक जो है पुलिस ऑफिसर है जो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ रास्ते में, मतलब क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं चलती, उनको यहाँ से नीचे तक जाना था, तो हमारी गाड़ी में उन्होंने बोला मुझे भी ले चलो, तो वो हमारे साथ ही जा रहे। उन्होंने ये स्टोरी शेयर किया, एक बच्चा जो 5 साल का था जब डेथ हुई थी, वो 51 साल का जब हुआ तब जाके डेड बॉडी मिली। तो हमारे इंडिया के सोल्जर्स जो काम कर रहे हैं उसके लिए लिटरली हेड्स ऑफ। और ये वॉर मेमोरियल उसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो उनको क्या मिलना चाहिए। उनकी फैमिली वाले इतने सालों से उन्हें पता भी नहीं है डेड बॉडी का, मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं जब आप ट्रैवल करते हो तब आपको जानने को मिलता है। और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो दुनिया में चल रही है, हमारे भारत में चल रही है। तो काफ़ी मतलब ऐतिहासिक जगह है। और उसके अलावा इस साइड आपको ये जो दिख रहे हैं ना जो फ्लैग्स हैं, ये है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पास, और यहीं पे मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर चलते हैं और इस जगह से
अभी मैं आ चुकी हूँ कुंजुम पास पर, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस में है इस पूरे एरिया के। और यहाँ देखो बढ़िया ये फ्लैग्स जो है बुद्धिस्ट प्रेयर वाले वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे मॉनेस्ट्री बनी हुई है, लेकिन मॉनेस्ट्री नहीं है, मंदिर भी है। मंदिर के पास चलते हैं। कुंजुम जो है वो एक्चुअली माता जी का नाम है, माता के नाम पे मंदिर बना हुआ है। तो सुबह मैंने 6 बजे करीबन 6:30 बज गया था ऑलमोस्ट काजा से निकलते निकलते। अभी लगभग 1:20 पे पहुंच गए हैं चंद्रताल लेक का जो बेस कैंप बोल लो, या फिर जहां पे टेंट्स होते हैं। लास्ट टेंट है यहाँ से। इसके बाद में आपको कार, हालांकि यहाँ से थोड़ा दूर और जाएगी, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, उसके बाद ट्रैक होती है। टेंट में मैं बैठी हूँ और रास्ते में हमने सारे साइट सीइंग को कवर किया है बड़े ही आराम से। अब भाई मैं चेंज करने लगी, इतनी धूल मिट्टी भरा रास्ता है ना, क्या ही बताऊँ। अभी भी फिर भी सनस्क्रीन निकालना भूल गई। टॉप चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बाल वाल बना लेते हैं, फेस थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं वाइप से, और फिर सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं और फिर चलते हैं। चंद्रताल लेक पहुँचेंगे और फिर दिखाऊंगी, और ट्रैक भी दिखाऊंगी, कितना ट्रैक है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मिट्टी इतनी उड़ रही है, ऐसा लग रहा है भाई राजस्थान में लू नहीं चलती है और मिट्टियाँ उड़ती रहती है, धूल मिट्टी, वैसे हो रहा है पूरा हालत। मतलब पूरा बैग भर के लाई थी मैं, इतने सारे स्वेटर, वुलन्स के, और वो ग्लव्स, इनर, और पता नहीं क्या क्या, एक भी काम में नहीं आया, एक सिंगल भी। खैर अभी पहुंच गए पार्किंग वाली जगह पे, यहाँ तक गाड़ी छोड़ दी है। अब हमको चलना है पैदल, देखते कितना समय लगता है। 2 बज गए दोपहर के, देखते ऊपर कितने बजे पहुंचते हैं। पानी देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साफ सुथरा दिख रहा है। दोनों तरफ घास के मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हालांकि अभी किसी तरह की कोई स्नो नहीं दिख रही है मुझे, मतलब बर्फ जैसा कोई नामो निशान बहुत दूर दूर तक बस हल्की हल्की सी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं फाइनली द हाइप इज रियल और नॉट। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना आ रहा है, जिसका मुझे इंतजार इतनी टाइम से, ये सारे, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए काम करती हूँ। इस प्लेस के जितने सारे रील्स मैंने बनाए हैं ना, कब से मन था इस जगह पर आने का, और सिर्फ इसी के लिए मैंने पूरी ट्रिप की है 7 दिन की, कि मुझे चंद्रताल लेक देखना है। और यहाँ आने के बाद लग रहा है हाइप जो है इसका वो बिल्कुल वर्थफुल है। तो ये वही जगह है जहाँ लुटेरा मूवी सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह बिल्कुल पास पास में बैठ के और बातचीत कर रहे होते हैं। तभी रणवीर सिंह से पूछा जाता है सोनाक्षी सिन्हा के द्वारा कि तुम्हारे अगर लाइफ में मतलब कुछ करना है तो क्या करना चाहोगे, और तब रणवीर सिंह रिप्लाई करता है कि मनाली से आगे एक लेक है पहाड़ों के बीच में, नाम है चंद्रताल लेक, मरने से पहले एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। और ये वही लेक है, और सच में